और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सूरज नाम के एक आरोपी को पकड़ा है। एक आरोपी पहले से ही जेल में है और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रजोल सिंह जेल में इस वक्त बंद है। पीड़ित के परिवार ने लगातार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूरज सिंह नाम बताया जा रहा है दूसरे आरोपी का, जो कि इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले रजोल सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, जो कि जेल में बंद है। उसकी निशानदेही पर उस पीड़ित लड़की, उस लापता लड़की का शव भी बरामद कर लिया गया है, जिसको लेकर अभी फिलहाल जांच जारी है। लेकिन अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रजोल सिंह, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है, वो पहले से ही जेल में है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ जांच पड़ताल को लेकर अभी फिलहाल आगे सामने आ चुका है? देखिए, जो आरोपी सूरज सिंह है, ये भी रजौल सिंह का दोस्त बताया जा रहा है और सूरज सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है उन्नाव से। और ये राजौल सिंह का दोस्त है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस को संदिग्ध हुआ और बताया ये भी जा रहा है कि सूरज सिंह के ही निशानदेही पे कल खुदाई हुई थी, जहां से लड़की की बॉडी बरामद हुई है। फिलहाल उन्नाव में जो लड़की की बॉडी है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में लड़की के पीड़िता के परिवार मौजूद हैं। पुलिस का आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि ये जो पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है, उसमें इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। शुक्रिया अमित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने पहले लड़की लापता हुई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मेरे सहयोगी अमित सिंह ने एएसपी शशि शेखर सिंह से भी बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शशि शेखर सिंह, एएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं उन्नाव के। क्या है पूरा मामला सर? एक युवती 8 दिसंबर 2021 से गायब थी। उसकी गुमशुदगी लिख दी गई थी। बाद में इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जा रही थी सीओ सिटी द्वारा, और कल इस युवती की डेड बॉडी बरामद हुई। जिनके ऊपर आरोप था और संदेह था, उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और एक अन्य अभियुक्त को भी कल गिरफ्तार किया गया है और उसको भी आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें जितने भी विधिक एंगल हैं और जो भी इसमें मुलजिम या अपराधी पाया जाएगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाएगा और उनको कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। मृतक पूजा की मां इस वक्त हमारे साथ है। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? मेरी लड़की को पहला फुसला के रजोल सिंह ने उठा लिया। कहने लगे चलो हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। तो मेरी लड़की को डरवाया। कहने लगे नहीं होगी तो तुम्हारे माँ बाप भाई को सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फोन घर पे लेके आना, नहीं तो समझ लेना। मेरी लड़की डर के मारे फोन घर पे छोड़ गई। इसके बाद में रजोल सिंह ने कहा हमने फ़ोन करके बुलाया है, लेकिन यहाँ पहुँची नहीं। तो हमने कहा जब तुमने फ़ोन किया था तो पहुँची नहीं, जैसे तुमने फ़ोन करके बुलाया था तो एक बार ये भी पूछ लेते कि पूजा लेट हो गई, आई क्यों नहीं, तो हमें पता चलता। और ये भी कह रहा कि हमने बुलाया है। इसके बाद में हमने इसके नाम दर्ज रिपोर्ट की। कोतवाली में चौकी में ताला पड़ा था, कोई था नहीं। कोतवाली गए, वहाँ नाम दर्ज हमने रिपोर्ट की, कोई रिपोर्ट मेरी नहीं हुई। गुमशुदा में जब पुलिस के पास गई तो पुलिस को आपने कहा, तो पुलिस ने क्या कहा आपसे एग्जैक्टली? उन्होंने गुमशुदा में लिखा दिया। कहने लगे उसका नाम क्यों डलवा रही हो, बार बार ले रही हो। हमने कहा जब उसने बुलाया मेरी लड़की को, कह रहा हमने बुलाया भी है और उठा लिया है, तभी हमें उसके ऊपर पूरा वो है कि इसी ने उठाया मेरी लड़की को। पहले 2 महीना पहले मेरी लड़की कहती थी कि मम्मी अगर हमें कुछ हो जाए तो रजोल सिंह के अलावा मेरे कोई नहीं यहाँ ऐसा है कि हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए मेरी लड़की घर से हमसे बता के गई। कहने लगी मम्मी यार रजोल सिंह जल्लाद के साथ जा रहे हैं, मेरा एक वीडियो लास्ट टाइम का बना दो। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि मेरी लड़की के साथ में यह हादसा होगा।
रजोल सिंह को लेकर शुरुआत से ही परिवार वालों की तरफ से, लड़की की तरफ से संदेह जताया गया था, शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये उन्नाव का पूरा मामला है, जहां 2 महीने से गायब हुई एक लड़की की मिस्ट्री सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमीन तक खुदवा डाली। उन्नाव के जिस खेत से शव बरामद हुआ है वो समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह का है और उनके बेटे रजोल सिंह पर लड़की की हत्या का आरोप है, जो इस वक्त जेल में बंद है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मजदूरों की मदद से जमीन खुदवाई और 2 महीने से लापता लड़की का शव उसके ही खेत से बरामद कर लिया। खेत से लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लड़की की मौत की खबर सुनते ही घरवाले दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से सांठगांठ समेत कई गंभीर आरोप लगाए और अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी बेटी 5-7 दिन से गई थी। अभी जानकारी मिली कि हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी तब प्रेमनाथ दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। उन्हीं का हाथ है प्रेमनाथ दीक्षित ने और रजोल सिंह ने मिलकर हमारी लड़की को मरवा दिया है। और इससे पहले इंसाफ की गुहार लगाते हुए 24 जनवरी को लड़की की मां ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। जिस लड़की का शव मिला वो पिछले साल 8 दिसंबर से लापता थी, जिसके बाद घर वालों ने समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कुछ नहीं किया। हालांकि 25 जनवरी को पुलिस ने रजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तो जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वो जगह आरोपी रजोल सिंह क्या है, न्यूज़ 18 उस जगह पर भी पहुंचा जहां लड़की की बॉडी रिकवर की गई थी। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन्नाव के दोस्ती नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय पुलिस ने मृतक पूजा की बॉडी जो है यहीं से रिकवर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है और यहीं से मृतक पूजा की बॉडी रिकवर की। आरोपी रजोल सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं, वो फिलहाल जेल में हैं और ये तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये यहीं से उसकी बॉडी रिकवर की गई है। और ये जो आप दीवार देख सकते हैं, ये दीवार आश्रम का दीवार है और बताया जा रहा है कि ये रजोल सिंह आरोपी का ही ये आश्रम है, यहीं पर ये लोग आते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो खाली प्लॉट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लॉट भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये भी बताया जा रहा है कि रजोल सिंह आरोपी का ही प्लॉट है। सामने सड़क है और आसपास की तस्वीरें दिखाऊं तो आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर घर बने हुए हैं। बताए ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त में यहाँ पर मृतक पूजा को यहाँ पर दफनाया गया है। बीते 2 महीने से लापता थी। पहले लोकल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद 24 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास जब मृतक पूजा की मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, तब यह मामला सुर्खियों में आया था। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ने दिव्यानंद आश्रम के अंदर जाकर सच जानने की कोशिश की। देखिए उनकी एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिव्यानंद आश्रम के अंदर और ये जो आप देख सकते हैं ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये वो क्वार्टर्स है जिसमें जो आश्रम के जो पुजारी जो गुरु होते हैं वो रहते हैं। लेकिन इसमें से एक जो ये कमरा है, ये कमरा आरोपी रजोल सिंह का है। हालांकि ये जो पूरा आश्रम है, इस आश्रम का देख रेख जो दर्जा प्राप्त मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के जो बड़े भाई यानी आरोपी रजोल के जो बड़े भाई अशोक सिंह हैं, वो इस आश्रम का देख रेख करते हैं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि रजोल भी कभी कभार आते थे और यहाँ पर रुकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यानंद आश्रम उन्नाव परिसर में वृद्ध सेवा सदन एवं अनाथ शिशु आश्रम, ये इस क्वार्टर्स में तमाम गुरु लोग रहते थे और रजोल इस कमरे में आके कभी कभार रात में आके यहाँ पर रुकता था, ऐसा बताया जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको इस आश्रम को दिखा दूं। ये आश्रम देखिए काफ़ी बड़ा आश्रम है, मंदिर है दूसरे तरफ और इधर मंदिर के एक कोने में जो ये क्वार्टर बने हुए हैं, इसी क्वार्टर जहाँ ये क्वार्टर अंदर ये फिलहाल
फिलहाल ये गेट बंद है, लेकिन इस गेट के, इस क्वार्टर के पीछे का जो दीवारें हैं, दीवार के बगल में खाली प्लॉट है, वो भी बताया जा रहा है कि आरोपी राजौल सिंह का ही है और वहीं से मृतक पूजा की बॉडी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आश्रम के महंत हैं आप, कल एक बॉडी बरामद हुई थी आश्रम के ठीक बगल से। हाँ, क्या है ये पूरा मामला? अब बेटा मामला जो भी है, ये जो संस्थापक थे फतेह बहादुर सिंह, उनके बेटे से संबंधित है और आश्रम का तो इसमें कोई वो रोल है नहीं। राजौल आते थे यहाँ पे? हाँ, कभी कभार आते रहे। रात के वक्त भी आते थे? नहीं, शाम को 7 बजे गेट बंद हो जाता, उसके बाद फिर कोई नहीं आता बेटा। उसके बाद नहीं आते हैं? शाम को 7 बजे गेट बंद हो जाए, चाबी आप ही के पास होता है? वो हमारे पास रहती। अच्छा, एक क्वार्टर भी अलॉट किया गया उनको यहाँ पे? एक कमरा, हाँ, उनको उनके बड़े भाई ने दिया है। बड़े भाई? वैसे ये इस आश्रम का देख रेख उनके बड़े भाई ही करते हैं? अब बेटा वो उनके बेटे हैं तो उनका तो वही है सारा। तो राजौल यहाँ कब कब आते थे? रजोल की कोई यहाँ बेटा भूमिका नहीं है, क्योंकि न उनको पूजा पाठ में है न कोई वैसा है, और आए भी तो अपना एक जो उनका अपना पारिवारिक सिस्टम है कि ये हमारा है, हमको चाहिए, वो कुछ विवाद चल रहा था उनका। और बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव जी, जब उसकी माँ उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक एससी लड़की का शव समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व एसपी मंत्री के बेटे की प्रॉपर्टी में दबा मिला। मां ने अखिलेश यादव का ध्यान खींचने की कोशिश की तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आखिर समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों की पार्टी है, शायद वो कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। और इसके साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्नाव जिले में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ये ट्वीट मायावती की तरफ से। और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया है। पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इसे दुखद मामला बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मय आनंद का मामला आता है, और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है, तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। मुख्तार पर मेहरबान राजभर। जी हां, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वाली ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें नामांकन की औपचारिकताएं पूरा करने को लेकर कहा गया, इजाजत मांगी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने और नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आवश्यक लोगों को बांदा जेल जाने की अनुमति दे डाली। पिछले चुनाव में भी मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए मऊ सदर सीट पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त बीजेपी की सहयोगी रही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार मऊ सदर सीट से विधायक बने थे और वो इस सीट पर 25 साल से लगातार विधायक हैं।
यही नहीं, 2005 में जेल जाने के बाद भी वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब छठी बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। और ऐसे में बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट की तरफ से इजाजत दे दी गई है। मुख्तार अंसारी के वकील ने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अर्जी दाखिल की थी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आवश्यक लोग जेल में जा सकते हैं। माननीय विधायक मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के हमारी विशेष न्यायालय MP-MLA कोर्ट द्वारा जिला अधीक्षक बादा को निर्देशित किया गया है कि मुख्तार अंसारी का जो प्रार्थना पत्र है वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। इनके जो भी प्रस्तावक, समर्थक, नोटरी या उनके अधिवक्ता चाहते हैं तो उनसे जेल मैनुअल के मुताबिक मिलवाई करा करके इनके पर्चे का नामांकन पर्चे को भरवाने का कार्य जो है पूर्ण करें। और इस बीच सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने से इनकार नहीं किया। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी को टिकट दे रहे हैं आप? अभी तक हमारे यहाँ आवेदन नहीं आया है। अब्बास और मुख्तार के लड़ने की चर्चा सुन रहे हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे तो विचार करेंगे। कहा जा रहा है कि आप ही टिकट दे रहे हैं, जेल में आपकी मुलाकात तो हम सब दिन करते हैं, चाहे वो जहाँ रहते हैं, पंजाब रहें चाहे देश के कोनों कोने में रहे, हम चले जाते हैं, मिल के आते हैं, मिलते रहते हैं। टिकट मांगेंगे तो देंगे आप? देखिए, वो दोस्त क्या, वो मित्र क्या जो मुसीबत में काम न आवे, वो मित्र दोस्त क्या जो उसके मुसीबत में काम न आवे। तो ऐसी मित्रता दोस्ती किस बात की होती है? हिजाब विवाद की, जिस पर सियासी जंग लगातार दिखाई दे रहा है। हिजाब विवाद को तूल दिया जा रहा है। हिजाब से जुड़ी कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने आज सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है और यह कहा कि सही वक्त पर सुनवाई करेंगे। साथ ही कहा कि इसको ज्यादा ना फैलाया जाए, हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। साथ ही यह भी कहा कि क्या इसको दिल्ली तक लाना ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि 15 को एग्जाम है, इसलिए सुन लिया, पहले इससे जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम सही वक्त पर सुनेंगे। दरअसल कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मांग की गई है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उन्हें हिजाब लगाने की इजाजत दे दी जाए। और यूथ कांग्रेस के नेता BV श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में भी हिजाब मामले में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके धार्मिक लिबास पहनने की इजाजत दी जाए। कपड़े की वजह से कोई छात्रा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकती है। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो ये देखिए, लगातार अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को अलग कर दिया है कि सही समय पर हम इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल हो या फिर श्रीनिवास हो, जिन्होंने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार है और ऐसे में इन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो हिजाब पर हो रहे विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हिजाब पर विवाद खड़ा करने वालों पर सवाल उठा दिए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये बताया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं और ये भी कहा कि समाज को बांटने की कोशिश ना हो। विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है। आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान। कहीं भी इसका संबंध एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो
पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए, उसके लिए मैं क्या पहनूं उसके लिए हिजाब नहीं है। एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहाँ संस्था की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहाँ बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं, अगर आपको वहां का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए। लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूँ। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है, और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे। फ्री राशन भाजपा दे रही है, वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो ये तो क्रांति की भूधरा भी है। एक तरफ हनुमत धाम है और दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का भव्य स्मारक भी अब तो शाहजहांपुर में हमारी सरकार ने बना दिया है। भाइयों बहनों, इन महापुरुषों ने, इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। इनके लिए भारत माता का ही वैभव अमर बनाने के सिवाय कोई अपना कार्य नहीं था।
इनका अपना परिवार था, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं जिए। देश के लिए, धर्म के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान किया। और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुका है। पिछली दो सरकार में सपा बसपा के शासन काल में अगर हम इसको देखेंगे तो भाइयों बहनों, दोनों सरकारों को जोड़ लेंगे 2007 से 17 के बीच में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में उतना गन्ना मूल्य, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय 1364 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2,900 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5,574 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले शाहजहांपुर में किया है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था। और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शाहजहांपुर के 4,17,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शाहजहांपुर में 22,173 दिव्यांगजनों को, 56,310 विधवा महिलाओं को और 1,02,468 वृद्धजनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा देने का कार्य कर रही है।